नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री के खिलाफ एफआईआर करेंगे जीतू पटवारी। ग्वालियर में नाबालिग के साथ पिता ने किया दुष्कर्म। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। मंत्री भूपेंद्र सिंह का कृषि विधेयक को लेकर बड़ा बयान। गरोठ में कोरोना को लेकर मीडिया ने सीएमओ को लापरवाही करने वाले और कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वाले की जानकारी दी, जिसके बाद नगर सीएमओ गिरीश शर्मा ने हालात का जायजा लिया। वहीं नगर परिषद ने सुरेश दरोगा के नेतृत्व में 5 लोगों की टीम बनाई गई, जिनको निगरानी रखते हुए कोरोना हॉटस्पॉट में शासन के नियमों का पालन करते हुए काम करने के सख्त लहजे में हिदायत दी गई। कोरोना को लेकर अभी जन जागरूकता अभियान चल रहा है। प्रतिदिन लोगों के चालान बनाए जा रहे हैं और उन्हें मास्क वितरण भी निःशुल्क किया जाता है। कोई नई टीम का गठन किया जा रहा है। स्पेशल कंटेनमेंट क्षेत्र निर्माण किए हेतु अभी कुछ लापरवाहियाँ तरीके से बढ़ती जा रही थी, जिसको तहत आज एक नया दल बनाया गया है, जिसका प्रतिनिधित्व निकाय के दरोगा और सब दरोगा एवं मैं खुद उसका मॉनिटरिंग करूँ। ठीक है सर, नियम क्या है क्वारंटाइन रखने का? क्वारंटाइन शासकीय कर्मचारी है तो 7 दिवस है एवं सभी अन्य है तो 14 दिवस। 14 दिन का। राकेश ग्वाला की रिपोर्ट। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार का कोरोना पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। सरकार ने 8 बजे दुकानें तो बंद करवा दी है, लेकिन शराब की दुकानें 11:30 बजे तक खुली रहती है। पीसी शर्मा ने इसके साथ कई अन्य मुद्दों पर सरकार पर कड़ा हमला किया। कल एक केस मैंने भेजा सुबह एक अस्पताल में, कहा कि हाँ भेज दीजिए। रात के 10 बजे उसको जनरल वार्ड में बेड मिला। रात के 10 बजे, सुबह 10 से रात के 10 बजे, मतलब कोई पेशेंट परेशान होता रहा 12 घंटे तक। ये हालत है, इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, ये हालत है। और ये महामारी से लगातार लोगों की जान जा रही है। भदभदा का किस्सा सामने आया कि जब कोई किसी की नेचुरल डेथ हुई, एक बुजुर्ग पंडित जी की, जब वहाँ हो गए तो एक भी जो वो होता है ठिया जिस पे दाह संस्कार होता है, एक भी खाली नहीं था। और बहुत से उनके जो जले थे तो किसी का हाथ बाहर आ रहा था, किसी का पैर बाहर आ रहा था। ये बहुत ही दुर्दशा है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो बाहर से लोग आएंगे और एडमिट होंगे कोविड में और उनकी जान जाएगी, तो उनके लिए लकड़ी नगर निगम नहीं देगी। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आम आदमी की माली हालत खराब है। और मेरे एक सवाल के जवाब में विधानसभा के अंदर ये मैंने पूछा था कि ये चौराहों पर कितने चालान हुए, तो उसमें आई ये संख्या भी, और वसूले गए लॉकडाउन पीरियड के अंदर 2 महीने के अंदर 15.5 करोड़ रुपए। 15.5 करोड़ रुपए उस समय जब लोगों के पास पैसे नहीं थे, चालान से वसूले गए। ये विधानसभा के सवाल के जवाब में है। हमने पूछा कि खर्च कहाँ हुए, ये जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं पुलिस के, इनके कोई भलाई के लिए हुआ क्या? बोले नहीं, एक पैसा नहीं। ये बुरी हालत है और मैं समझूँ बद से बदतर स्थिति। ये लगातार आ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन को ये हिदायत दी गई है हेल्थ डिपार्टमेंट ने कि बहुत ही किफ़ायत से यूज़ किया जाए। अब भाई ऑक्सीजन इतनी लगेगी तो लगेगी ना, उसमें किफ़ायत क्या होगी? और बहुत सी जानें जो जा रही हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि कोरोना के 2500 केस फिर आ गए कल, वो 2500 से ऊपर। और पिछले 20 दिन में ये पहले 9 था, फिर 11 हुआ, 14% से ऊपर संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मैंने जो बताया 3% से ऊपर बढ़ गया है। कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। इन्होंने ये तो बंद कर दी है 8 बजे तक दुकानें, पर दारू की दुकान भी बंद करो ना, वो 11:30 बजे तक चल रही है। वो पी पा के निकलता है और संक्रमण फैलाता है। तो जब 8 बजे आप ये कर रहे हो, दुकानें दूसरी बंद हो रही, तो शराब की दुकान भी बंद हो, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। ये 1984 में जो अर्जुन सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे,
उसी में पहले से प्रावधान है वो, और उस प्रावधान के तहत मैं समझता हूँ कि 90% लोगों के पास पहले से पट्टे हैं, और कुछ जो बच्चे होंगे 5-10% उनको इसका लाभ होगा। भाई ये 1984 का जो एक्ट था, जो विधानसभा में हुआ था, जिसके उस समय 40 लाख झुग्गी वालों को पट्टे दिए गए थे। उसके बाद जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी वो दिया था। तो ये पुराने एक्ट में को आगे ने बढ़ाया है, जो कुछ प्रतिशत लोगों को उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने शहरी क्षेत्रों के अंदर कलेक्टर गाइडलाइन से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। कलेक्टर गाइडलाइन की स्थिति ये है, ये जो हरेरा कॉलोनी और MP नगर और कोए फिजा की जैसे एरिया है, इसमें मकान बिक जाएंगे लोगों को, इतना प्रॉपर्टी टैक्स हो जाएगा प्रॉपर्टी, क्योंकि जो गाइडलाइन है कलेक्टर वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी कम करने की बात कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती रही। उसमें इन्होंने अनाप शनाप बढ़ा दिया है। ये मान के चलिए कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपना मकान मार ठोक के बनाते हैं, लोन लेके बनाते हैं, इनकी प्रॉपर्टियां बिक जाएगी इस एक्ट से, जो कलेक्टर गाइडलाइन से किया है। सर, संसद और राज्यसभा दोनों में ही कृषि बिल को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कृषि बिल का एक ऐतिहासिक बिल है। अभी तक किसान को अपनी फसल की कीमत तय करने का अधिकार नहीं था। इस बिल के माध्यम से प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने किसान को अपनी फसल का मूल्य स्वयं तय करने का अधिकार दिया है। उन्होंने देश के कई और मुद्दों को लेकर भी बातचीत की। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जो भी आपत्तियां आ रही हैं, उन सारी आपत्तियों के निराकरण के निर्देश दिए गए हैं, और स्वाभाविक रूप से कोई नई चीज़ होती है तो आपत्तियां आती हैं, और इसलिए उसका विधि सम्मत निराकरण हम लोग करेंगे। सर, फसल बीमा योजना तमाम था कि किसानों को देंगे, लेकिन जो सरकारी पोर्टल है उसी में जो है कई किसान या कहीं फसल ही शेड्यूल में नहीं है, तो लगभग 5 लाख किसानों को नुकसान होगा। 30 सितंबर तक केंद्र ने मांगा। देखिए, ये पूर्ववर्ती सरकार की गलती के कारण से हुआ है। कई गांव फसल बीमा के सर्वे में छूट गए हैं, और इसलिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि सभी किसानों को फसल बीमा का लाभ मिले, और इसलिए नियमों में भी संशोधन किया है। पहले 100% हल्के पे मानते थे, अब उसको सरकार ने घटा के 50% कर दिया है। इसलिए कुछ जगह शिकायतें आई हैं, उनको दूर कर रहे हैं। दूसरा, मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत प्रदेश के किसानों की ओर से बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक अभिनव योजना मध्य प्रदेश में कल शुरू की है, किसान कल्याण सम्मान निधि। यह किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और इससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, अब किसानों को पहले प्रधानमंत्री सम्मान निधि में 6,000 रुपये मिलते थे, अब मुख्यमंत्री कल्याण निधि में 4,000 और मिलेंगे। इस तरह से प्रदेश के किसानों को, लगभग 76 लाख किसानों को 10,000 रुपये की राशि अब मिलेगी। सर, किसान सम्मान निधि 6 से 10 कर दी आपने, लेकिन लगातार उसमें किसानों की संख्या ही घटती जा रही है। वो लेने क्यों नहीं आ पा रही? दिक्कतें क्या आ रही है? देखिए, कोई संख्या नहीं घट रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों के खाते भारत सरकार को नहीं दिए थे, और इस वजह से पूरे किसानों को पूर्व में लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब सभी राज्य सरकार ने सभी किसानों के खाते भारत सरकार को उपलब्ध करा दिए हैं, और सभी 76 लाख किसानों को अब इस योजना का पूरी तरह से लाभ मिलेगा। सर, किसान कर्ज माफी को लेकर लगातार आप लोग आरोप लगाते रहे थे, लेकिन अब आपके मंत्री ही मान रहे हैं कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, इसको लेकर अब कांग्रेस फिर से आप लोग का नहीं, देखिए, वो विधानसभा में गलत जानकारी भेजी गई है, उसकी गलत जानकारी भेजी गई है, और उसकी जो भी है वो उसकी जानकारी अधिकारियों के स्तर पर गलत भेजी गई है, और उसमें जांच करके उसको ठीक किया जाएगा। फसल बीमा का जो पैसा 1 रुपया, 3 रुपया, 11 रुपये जो डाला गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्राम राजपुरा एवं
मेडकी में जो महाविद्यालय का निर्माण किया गया है, अभी तक वहां पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। सड़क नहीं होने के कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है। जल्द ही मार्ग निर्माण ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहती है कि ग्राम मेंढकी धाकड़ में शासकीय विधि महाविद्यालय का स्थानांतरण किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी परिषद ये मांग उठा रही है कि रोड निर्माण इसके पहले किया जाए, क्योंकि वह रोड जहां से छात्रों का आवागमन रहेगा वहां पर ग्रामीण लोगों को भी समस्याएं रहेगी, जिसके कारण विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि रोड का कार्य पहले किया जाए, जिससे कि छात्रों को कोई समस्या ना है। आने वाले समय में अगर कोई दुर्घटना होती है, छात्र छात्राएं अगर किसी भी समस्या में आते हैं, क्योंकि रोड पर गड्ढे और बहुत सारी बारिश के कारण जो दिक्कतें उत्पन्न होती है, उसके कारण अगर कोई समस्या आती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। अच्छा, आपने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया आपको? अभी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है हमें कि इसका कार्य जल्दी से किया जाएगा और अवगत कराया, हमने अवगत जो कराया उन सर को, तो उसके बाद उन्होंने आगे बात करने की बात कही। प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। प्रदेश में उपचुनाव है, ऐसे में नेताओं की बयानबाजी और इल्जाम लगाना स्वाभाविक बात है। इसी बीच पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अपनी पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों को प्राथमिकता दी है। चुनावों में भी हम किसान ऋण माफी को लेकर गए थे, हमने जो वचन किया उसे पूरा किया है। वहीं कृषि मंत्री सच बोलने की शपथ लेने के बाद भी झूठ फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस झूठ के खिलाफ हरदा में जाकर कृषि मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। ऐसा है कि ये स्पष्ट हो गया प्रदेश के किसान भाइयों कि जो दल, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार 500 बार झूठ बोले कि किसान कर्ज माफी नहीं हुई। जो कृषि मंत्री ये कहते थे कि कमलनाथ जी पे एफआईआर होनी चाहिए। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने में मुख्य अभियुक्त बने, वो किसान कर्ज माफी का आड़ लेते थे, बहाना बनाते। एक प्रश्न के उत्तर में कमल पटेल ने ये कहा, कृषि मंत्री ने ये कहा कि 11 लाख 11.5 लाख से ज्यादा, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज माफ किसानों का हो गया। 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हो गया। ये लिखित में जवाब दिया। इनका झूठ, इनका पाखंड, झूठ के बाद झूठ बोलने की इनकी प्रोसेस, कितना झूठ बोलेंगे उसकी पराकाष्ठा, इनका असली चेहरा मध्य प्रदेश की जनता के बीच में आया है। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश का एक एक किसान भाई जागरूक है, इनको सबक सिखाए। अब मंत्री कह रहे हैं कि ना जांच करेंगे, वो गलत। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने ये कर्जा माफ किया, मैंने पैसे डाले। एक मंत्री कहते हैं गलत उत्तर है, कमलनाथ के अधिकारियों ने ये उत्तर दे दिया। एक मंत्री अलग और जवाब देते हैं। मैं मानता हूं कि कमल पटेल कृषि मंत्री होते हुए जवाब उनकी सिग्नेचर से आया है। सब अलग अलग बयान दे रहे हैं, जैसे एक झूठ दूसरे झूठ के ऊपर टिकता नहीं है। इनका झूठ अपने आप उजागर हुआ, मुख्यमंत्री का चेहरा उजागर हुआ। मैं मानता हूं कि ये कर्ज माफी इनको लागू रखनी चाहिए, अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश में किसान जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी चलाए। जनता पार्टी उद्योगपतियों को, जैसा मैंने उस दिन कहा था कि आप सर्च करो कि देश के सारे साइलो किसके पास हैं, तो अडानी जी का नाम सबसे प्रथम आएगा। आप सर्च करो कि जितने पोर्ट है पूरे देश के, उसके 80% पोर्ट किसके पास है, तो अडानी जी का नाम आएगा। सर्च करो आप। और आप तीसरी बात, इसी तरीके से ऐसे ही उद्योगपतियों को मंडी देना चाहते हैं, और मंडी, उस मंडी को जो उसकी इनकम से कहीं कहीं किसान का भला होता है, गांव का भला होता है, उसको समाप्त करना चाहते हैं। मंडी से स्टॉक लिमिट घटा के फिर जब फसल आएगी, जब मार्केट में उस फसल को छोड़ना, यही व्यापारी जो स्टॉक अनलिमिटेड करेंगे, फिर किसानों की जो सपोर्ट प्राइस वो ना मिले, इसका षड्यंत्र रचना। और पूरे देश में इस तरीके का माया जाल जिससे कृषि उद्योगपतियों के हाथों में चला जाए, और नरेंद्र मोदी जी उन उद्योगपतियों के माध्यम से पूरा अपना कब्जा जमा ले, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, आपको इसका एक पूरा मेमोरेंडम तो मिल ही रहा है। 24 तारीख को, यानी कल, इन सब मुद्दों पर, भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों पर, वो चाहे किसान कर्ज खा गए, ये आगे का ये
शिवराज सिंह चौहान वो, चाहे किसानों की आत्महत्या पर भारतीय जनता पार्टी का रवैया है वो, या ये एग्रीकल्चर को लेकर तीनों एकता है महत्वपूर्ण, ये ऐसे सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। कल पूरे जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों के साथ मिलकर जन जागृति का एक पार्ट, एक अभियान बताएंगे। दूसरा 28/9 को राज्यपाल जी को भोपाल में कांग्रेस पार्टी और किसान ज्ञापन देंगे इसके विरोध में, इस एक्ट को समाप्त करने के लिए। 1 तारीख से 8 तारीख तक, अगले महीने की 1 तारीख से 8 तारीख तक सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों के साथ प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे, एक्ट को समाप्त किया जाए। और 10 तारीख को अगले महीने की भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को बुलाकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा इस एक्ट को समाप्त करने। मैं मानता हूं कि ये सारी बातें, ये सारे भाव, ये सारी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार, शिवराज सिंह जी हो या नरेंद्र मोदी हो, किसान विरोधी निर्णयों के खिलाफ किसान एकजुट है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ। आप बात कर लें, ये सही कर। कुशीनगर क्षेत्र से एक शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां की भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ने जिला अधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी से शिकायत की है कि वे बीते सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना की बातचीत के लिए पहुंची थी। उस पर पहले तो उन्होंने प्रतिपूर्ति बिल पास करने में टालम टोली की और सीएमओ कार्रवाई करने की बजाय महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करने लगे, फिर उन्हें ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। यहाँ मैं दोबारा डीएम साहब को ज्ञापन देने आई हूँ कि उल्टा हम लोगों के साथ वो धक्का मुक्की किए। मैं साधारण से जाके उनसे मैं पूछ रही थी कि भाई मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन अभी तक क्यों नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने एक प्रतिपूर्ति बिल को पास किया था जिसकी राशि थी और वो 1 साल से वो हुआ है और उसको दबाया गया है, और मैं करीब 1 महीने से जा रही हूँ। करीब 10 बार मैं सीएमओ साहब के पास जा चुकी हूँ, उसके बाद भी वो डीएम साहब का आदेश हुआ था और अभी तक नहीं हुआ है। न डीएम साहब की आदेश मानते हैं, न मेरे ही आग्रह मानते हैं। तो इसलिए मैं जाके उनसे पूछी कि भाई क्यों इस तरह, और जब पूछने का उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो धक्का करके सभी महिलाओं को मेरी धक्का करके और हम लोग को ढकेल के वो बाहर निकल गए, और उसके बाद भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैं, और उसके बाद उल्टा उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा भी FIR दर्ज करने के लिए भी एप्लीकेशन दिया उन्होंने। प्रदेश में आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपके हैं, और आपके मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद यहाँ का मंबर अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? ये उनकी मनबढ़ई है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन नहीं करना ये उनकी बहुत बड़ी कमी है। तो जिले के मेन बॉडी इस पर क्या कार्रवाई करे? एक महिला के साथ जहाँ केंद्र और प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वही महिलाओं के साथ अधिकारी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो उस पर आपकी मेन बॉडी जो भाजपा की है आती वो क्या कर रही है? नहीं, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने उनको संज्ञान में लिया है, उन्हें डांटा है और इसकी कार्रवाई वो कर रहे हैं। और हम बस डीएम साहब को बताना चाहते हैं कि अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई और हम लोग के लिए हमारे ऊपर FIR भी दर्ज हो रहा है सीएमओ साहब के द्वारा। ठीक। बुधवार को शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में 22 जिलों के 3700 हितग्राहियों के खाते में 80 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायक राशि ऑनलाइन अंतरित की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना की राशि अंतरित करने के बाद हितग्राहियों से संवाद भी किया। प्रत्येक कार्यक्रम स्थल पर कोविड-19 संबंधित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 10 से 20 हितग्राहियों की उपस्थिति ही रही। ग्वालियर से एक इंसानियत और रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता अपनी ही नाबालिग बेटी का बलात्कार किया करता था। बेटी अपने पिता की दरिंदगी से परेशान होकर थाने पहुंची, फिर पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने शिकायत मिलते ही पिता को हिरासत में ले लिया है। ग्वालियर थाना क्षेत्र के भोजपुरा नंबर 1 इलाके में रहने वाली एक नाबालिग बालिका ने अपने पिता पर
बलात्कार का आरोप लगाया। क्या ना लड़की की शिकायत पर से, बालिका की शिकायत पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। आज न्यायालय में पेश करेंगे। पिता का क्या नाम है, क्या करते हैं? गोशपुरा निवासी राजेश शर्मा है और ठेला लगाते हैं। कब बच्ची ने क्या बताया, कब से उसके साथ दुष्कर्म कर रही थी? बच्ची की बड़ी बहन, बालिका की बड़ी बहन जो बालिग है, शादीशुदा है, वो अपने साथ छोटी बहन को लेकर आई। बालिका ने बताया कि पिता मेरे साथ पिछले लंबे समय से बलात्कार कर रहे हैं। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया तो मेडिकल परीक्षण में रिपोर्ट आ गई है, प्राप्त हो गई है और पुष्टि होने के बाद उनके बालिका के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।